जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3558 से 3560। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। सभी स्वर्गीय आदरणीयों के चेहरों पर कुरूप भाव थे। फॉर्चून गॉड राजवंश की 1/3 सेना इस ऊर्जा तरंग द्वारा निगल ली गई थी। पूरा मून सिटी ऊर्जा तरंग में डूब गया था। यहाँ तक कि मून सिटी से बहुत दूर फॉर्चून गॉड राजवंश की सहयोगी सेना का डेरा भी संपूर्ण मौलिक अराजकता को हिलते हुए महसूस कर सकता था, जैसे कि एक विशाल ड्रैगन समुद्र और नदियों को पलट रहा हो, स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर रहा हो। इस प्रकार की भयानक शक्ति स्वर्गीय आदरणीयों से कहीं अधिक थी। उस विशाल समूह ने विस्फोट करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उधार ली थी। इस बार फॉर्चून गॉड राजवंश की सहयोगी सेना को भारी नुकसान हुआ था। सौभाग्य से उनका कोई भी स्वर्गीय आदरणीय नहीं गिरा था। मून सिटी पर हमले के दौरान मारे गए लोगों को छोड़कर कोई और स्वर्गीय आदरणीय विस्फोट में नहीं गिरा था। ये सबसे अच्छी खबर थी। हालांकि पिछली लड़ाई में फॉर्चून गॉड राजवंश की कुलीन सेना का 1/3 हिस्सा मर गया था, लेकिन इसे फॉर्चून गॉड राजवंश की सेनाओं के 1/3 से अधिक कहा जा सकता है। सौभाग्य से फॉर्चून गॉड राजवंश की ताकत प्रभावित नहीं हुई। हालांकि इन स्वर्गीय आदरणीयों की अभिव्यक्तियां अभी भी बदसूरत थीं। डेविल पाथ एरा ने फॉर्चून गॉड राजवंश को 2 बार धोखा दिया था। पहली बार उन्होंने हेवन स्प्लिटिंग डेविल एक्स को संगठित करने के लिए फॉर्चून गॉड राजवंश की असुरक्षित स्थिति का फायदा उठाया था और 10 दिव्य शहरों की सहयोगी सेना को बिना तैयारी के पकड़ लिया था। अंत में फॉर्चून गॉड राजवंश की कुलीन सेना के आधे से भी कम लोग भागने में सफल रहे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि राक्षसी युग इतना साहसिक होगा। स्वर्ग को विभाजित करने वाली दानव कुल्हाड़ी युग दमनकारी सर्वोच्च खजाना थी। जब तक स्वर्ग को विभाजित करने वाली दानव कुल्हाड़ी अस्तित्व में है, राक्षसी युग अपराजय रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितने प्राचीन युगों को नाराज किया, यहाँ तक कि मार्शल युग में भी वे सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे। समान श्रेणी की संप्रभु दाव कलाकृति के बिना इसका विरोध करना असंभव था। पहली बार 10 दिव्य शहरों की सहयोगी सेना की ताकत फॉर्चून गॉड राजवंश की सहयोगी सेना के बराबर थी, लेकिन हेवन स्प्लिटिंग डेविल एक्स के गुप्त हमले ने उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया था। ये वास्तव में हेवन स्प्लिटिंग डेविल एक्स के महत्व के कारण ही था कि किसी ने भी डेविल पाथ युग से हेवन स्प्लिटिंग डेविल एक्स को संगठित करने की उम्मीद नहीं की थी। यदि इस समय किसी ने डेविल पाथ एरा की मान पर हमला किया, तो डेविल पाथ एरा अपनी नींव खो सकता है। बेशक ऐसा होने की संभावना अधिक नहीं थी, लेकिन यह असंभव भी नहीं था। फॉर्चून डिवाइन डायनेस्टी और डेविल पाथ एरा जैसे दिग्गजों के लिए जोखिम लेना अंतिम उपाय था, क्योंकि अगर वे हार गए तो परिणाम गंभीर होंगे। इसने फॉर्चून डिवाइन राजवंश को फॉर्चून यूनिवर्स स्क्रॉल भी लाने के लिए मजबूर किया। फॉर्चून यूनिवर्स स्क्रॉल फॉर्चून डिवाइन राजवंश के हाथों में होने पर फॉर्चून डिवाइन राजवंश को भड़काने की हिम्मत कौन करेगा? फॉर्चून डिवाइन राजवंश के पास पहले से ही ताकत के मामले में ऊपरी हाथ था, और अगर उन्हें फॉर्चून यूनिवर्स स्क्रॉल के साथ एक कोने में मजबूर किया गया था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फॉर्चून डिवाइन राजवंश ने कितने सैनिक भेजे थे। यही कारण था कि फॉर्चून डिवाइन राजवंश इतने वर्षों में माउंट ताई की तरह स्थिर रहा था। वे पहले ही एक बार फॉर्चून डिवाइन राजवंश को धोखा दे चुके थे। किसने सोचा होगा कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें दोबारा धोखा मिलेगा? चेहरे पर लगातार 2 बार थप्पड़ खाने के बाद एम्पायरियन कैसे शांत रह सकते थे? वे सभी बेहद प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन अब वे मूर्ख बन गए थे जो किसी और के हाथ की हथेली में खेले जा रहे थे। चेहरे पर पड़ा ये थप्पड़ बेहद दर्दनाक था। राक्षसी युग आपको इसकी कीमत चुकाएगा। राक्षस प्रभु राहु। इन लोगों में कुछ दानव जाति के आर्चडेविल वेनेरेबल्स भी थे। उन्होंने जो कुछ भी सीखा था वह शैतान युग की विरासत से आया था, लेकिन वे मार्शल युग की विरासत में विलीन हो गए थे। स्वाभाविक रूप से वे मार्शल युग के पक्ष में खड़े थे, शैतान युग के नहीं। इसके अलावा उनके अधीनस्थों को भी धोखा दिया गया और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा।
कोई भी उनके दिलों में गुस्से की कल्पना कर सकता है। अब जबकि शैतान युग ने भव्य संरचना को नष्ट कर दिया था और चला गया था, इसे फॉर्चून दिव्य राजवंश के लिए एक शानदार जीत माना जा सकता है। उन्होंने मून सिटी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। मून सिटी को जीतने की तुलना में उसके परिणामों से निपटना अधिक परेशानी भरा था। बस मून सिटी में बची हुई ऊर्जा को साफ करना था, अन्यथा यह असंभव होगा जीवित प्राणियों का जीवित रहना। जिस प्रयास की आवश्यकता थी वह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे थोड़े समय में पूरा किया जा सके। दूर से ये देखा जा सकता था कि पूरा मून सिटी जमींदोज हो गया था, लेकिन मून सिटी जिस दुनिया में थी वह ढही नहीं थी। कई लोग हैरान हुए बिना नहीं रह सके। उस तरह के भयानक विस्फोट से कोई भी अन्य छोटी दुनिया पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती, लेकिन मून सिटी जिस दुनिया में थी वह नहीं ढही। इसे फॉर्चून हेवनली लॉर्ड द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाया गया था। कई कानूनों और तरीकों का इस्तेमाल किया गया था जिन्हें अन्य स्वर्गीय आदरणीय नहीं समझ सके थे। भले ही पूरा शहर जमींदोज हो गया था, लेकिन मून सिटी जिस छोटी सी दुनिया में थी उसे नष्ट नहीं किया गया था। जब तक इसका पुनर्निर्माण किया गया, इसका दोबारा उपयोग किया जा सकता था। फॉर्चून डिवाइन राजवंश को इस पहलू में कोई अनुभव नहीं था। आखिरकार 10 महान दिव्य शहरों में से किसी भी दिव्य शहर पर पहले विजय नहीं पाई गई थी। हालांकि बाद में पुनर्निर्माण का कार्य अभी भी बहुत कठिन था। सब लोग बैठक में आओ, मध्य स्वर्गीय पूज्य ने ठंडे भाव से कहा। फिर उसके हाथ के एक झटके से प्रारंभिक अराजकता में एक जगह खुल गई, जिससे एक सम्मेलन कक्ष बन गया। स्वर्गीय पूज्य भी एक पंक्ति में प्रवेश कर गए। स्वर्गीय आदरणीयों के अलावा सम्राट पीछे रह गए। अभी भी बहुत सी चीजों से निपटना बाकी था, इसलिए इन तुच्छ मामलों को सम्राटों द्वारा संभाला जा सकता था। सम्मेलन कक्ष में प्रवेश करने वाले स्वर्गीय आदरणीय अच्छे नहीं लग रहे थे। उन्हें दानव पथ युग द्वारा धोखा दिया गया था। खासकर जब वे एक महान योगदान देने के विचार के साथ आए थे, तो यह चेहरे पर एक जोरदार तमाचा था। उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। हर किसी ने देखा है कि आज क्या हुआ। हमें दानव पथ युग द्वारा धोखा दिया गया था, मध्य स्वर्गीय पूज्य ने ठंडे स्वर में कहा। वह गुप्त नहीं था, क्योंकि इस बार उन्होंने वास्तव में गलत अनुमान लगाया था। स्वर्गीय आदरणीय भी बहुत चुप थे, विशेष रूप से महत्वाकांक्षी स्पेसटाइम हेवनली आदरणीय और दक्षिणी स्वर्गीय आदरणीय। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। हालांकि एक व्यक्ति है जिसने इस मामले में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मध्य स्वर्गीय पूज्य ने सभी पर अपनी निगाहें घुमाते हुए कहा। सभी ने नजरें बदल ली। केवल पश्चिमी स्वर्गीय पूज्य और उत्तरी स्वर्गीय पूज्य ही मोटे तौर पर जानते थे कि मध्य स्वर्गीय पूज्य किसके बारे में बात कर रहे थे। वे उस समय मिडिल हेवनली वेनेरेट के पास थे और उस दृश्य को देखा। दरअसल वे भी इस वक्त खुद को बेहद भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। यदि ये ज़िवेन के शब्दों ने उन्हें ठंडे पसीने से तर कर दिया था, तो जब उन्होंने उस बड़े विस्फोट को देखा, तो वे पहले से ही बेहद भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। इसके अलावा ऐसा इसलिए था क्योंकि ये ज़िवेन ने प्रारंभिक चेतावनी दी थी। यदि विस्फोट में कुछ और दिनों की देरी हो जाती, तो जो बिजली निकली वह इतनी कम नहीं होती। विस्फोट की सीमा सीधे फॉर्चून गॉड राजवंश के सैन्य शिविर तक पहुंच गई होगी। यदि ऐसा हुआ होता तो पूरी सेना का सफाया हो गया होता। उनमें से कुछ भी भागने में सफल नहीं हो पाए होंगे। भले ही उन्होंने अपने एक हिस्से की सुरक्षा के लिए गुड फॉर्चून युआन कुनारेक पर भरोसा किया हो, वर्तमान परिणाम की तुलना में इसे पूर्ण विनाश माना जा सकता है। जल्द ही सभी स्वर्गीय आदरणीयों ने पश्चिमी स्वर्गीय आदरणीय, उत्तरी स्वर्गीय आदरणीय और मध्य स्वर्गीय आदरणीय को ये ज़िवेन को देखते हुए देखा। हालांकि ये ज़िवेन अभी भी शांत और शांत दिख रही थी। इस बार हम समाचार प्राप्त करने और विनाश से बचने के लिए समय पर सेना वापस लेने में सक्षम थे। ये सब वू जून के लिए धन्यवाद है। वह वही था जिसने अंदर सरणी निर्माण की खोज की थी। उसकी चेतावनी के बिना मुझे डर है कि हम ऐसा करेंगे मिटा दिया गया है, मध्य स्वर्गीय पूज्य ने कहा। सभी लोग अचानक हंगामा करने लगे।
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िवेन डेविल पाथेरा की साजिश की खोज करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। यदि ऐसा होता जैसा कि मध्य स्वर्गीय आदरणीय ने कहा था, तो वे सभी इस बार ये ज़िवेन पर बहुत बड़ा उपकार करेंगे। इस बार मून सिटी में भले ही उन्हें कितना भी नुकसान हुआ हो, फिर भी उन पर ये ज़िवेन का बड़ा एहसान था। यह एक बहुत बड़ा उपकार था, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने कुलीन वर्ग और स्वयं को अधिक सुरक्षित रखा था। ये तो और भी बड़ा उपकार था। विशेष रूप से स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट और सदर्न हेवनली वेनेरेट जानते थे कि ये ज़िवेन के पास भी ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के विचार थे। वो एक प्रतिस्पर्धी भी थे। मौलिक रूप से कई प्रतिस्पर्धियों में से ये ज़िवेन ताकत और योग्यता के मामले में सबसे कमजोर थी। ये कहा जा सकता है कि कोई भी वास्तव में ये ज़िवेन को प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं मानेगा। हालांकि अब यह अलग था। कोई नहीं जानता था कि कितने लोग इस उपकार को स्वीकार करना चाहते हैं। उस समय योग्यता का मुद्दा बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। कहा जा सकता है कि उनके लिए एक और प्रतिस्पर्धी था। उन्हें भी आभारी होना पड़ा। वे कैसे आभारी नहीं हो सकते? स्वर्गीय पूज्यों के बीच भी नियम थे। ये स्वर्गीय पूज्यों के बीच एक मौन नियम था। चूंकि उन्हें इतना बड़ा उपकार मिला था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें ऐसे उपकार का बदला भी देना पड़ा। इसके बाद ये पूर्वी स्वर्गीय पूज्य के पद के लिए लड़ाई थी। इस मुद्दे पर ऐसा लग रहा था कि हर कोई ये ज़िवेन से पिछड़ रहा है। क्या आपने वास्तव में शैतान पथ युग की साजिश का पता लगाया? इस बार मैं आपका एहसान मानता हूँ। इस समय एक स्वर्गीय पूज्य ने सीधे आर्मरेस्ट को थपथपाया और कहा, हाँ, इस बार हम आभारी हैं। अगर भविष्य में कुछ हुआ तो हम पानी से गुजरने और आग पर चलने में संकोच नहीं करेंगे। कहने के लिए और कुछ नहीं है। इस बार मैं पूर्वी स्वर्गीय पूज्य के पद के लिए आपका समर्थन करता हूँ। ये पुष्टि करने के बाद कि यह मामला झूठा नहीं है, स्वर्गीय भिक्षुओं ने एक के बाद एक कहा। मूल रूप से उन्होंने मध्य स्वर्गीय पूज्य द्वारा ये ज़िवेन की मदद करने की संभावना के बारे में सोचा था, लेकिन उन्होंने तुरंत इस संभावना को खारिज कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मध्य स्वर्गीय पूज्य को ऐसा झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी जिसे आसानी से देखा जा सके। यदि ऐसी कोई बात झूठी निकली तो यह उसे और अधिक निष्क्रिय स्थिति में डाल देगी। यहाँ तक कि अंतरिक्ष समय के स्वर्गीय आदरणीय को भी इस पर संदेह नहीं होगा। तो इस बार मैं उसके लिए एक महान योग्यता दर्ज करने का इरादा रखता हूँ और उसे उपदेश सुनने के लिए फॉर्चून मंडप में प्रवेश करने दूंगा। मध्य स्वर्गीय पूज्य ने कहा। हर कोई जिसने मूल रूप से सोचा था कि उन पर ये ज़िवेन का बहुत बड़ा उपकार है, इस बार उन्होंने अपना सिर उठाया और ये ज़िवेन और मध्य स्वर्गीय पूज्य को देखा। यह इनाम अच्छा नहीं कहा जा सकता। ये ज़िवेन थोड़ा हैरान था। ये फॉर्चून मंडप क्या था? उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। हालांकि सभी के हाव भाव देखकर लग रहा था कि उन्हें इसकी जानकारी थी। वह वॉय एल्डर को वॉयस ट्रांसमिशन भेजने से खुद को नहीं रोक सका। फॉर्चून गॉड राजवंश के एक अनुभवी के रूप में उन्हें इस पहलू के बारे में पता होना चाहिए। जल्द ही वॉर एल्डर ने उन्हें फॉर्चून पवेलियन की उत्पत्ति के बारे में बताया। ये पता चला कि फॉर्चून मंडप में फॉर्चून भगवान की एक अवशेष आत्मा थी। यह अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में था। शुरुआती वर्षों में फॉर्चून गॉड लॉर्ड की शिक्षाओं को सुनने के लिए काफी संख्या में शक्तिशाली लोगों ने फॉर्चून मंडप में प्रवेश किया था। प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन यह वह स्थान भी था जहां फॉर्चून क्रिएशन हेवनली लॉर्ड उपदेश देते थे। जब फॉर्चून क्रिएशन हेवनली लॉर्ड अभी भी आसपास थे तो वह अक्सर फॉर्चून मंडप में व्याख्यान देते थे। हालांकि फॉर्चून क्रिएशन हेवनली लॉर्ड के चले जाने के बाद ये स्थान वीरान हो गया। हालांकि क्योंकि स्वर्गीय लॉर्ड फॉर्चून क्रिएशन पूरे वर्ष वहां उपदेश देता रहा था, उसकी मौलिक आत्मा का एक कतरा पीछे छूट गया था। इतने वर्षों के बाद फॉर्चून क्रिएशन हेवनली लॉर्ड का उपदेश सुनने का यह एक महान अवसर था, भले ही यह उनकी आत्मा का एक छोटा सा झटका ही क्यों न हो।
आमतौर पर केवल वही लोग जिन्होंने फॉर्चून क्रिएशन हेवनली लॉर्ड में महान योगदान दिया था, उनके आत्मा उपदेश को सुन सकते थे। हालांकि ये फॉर्चून क्रिएशन हेवनली लॉर्ड के उपदेश जितना अच्छा नहीं था, फिर भी ये बहुत प्रभावी था। इस बार ये जिवेन ने स्वाभाविक रूप से फॉर्चून गॉड राजवंश में एक महान योगदान दिया था। यदि ये जिवेन की चेतावनी नहीं होती, तो फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना का सफाया हो गया होता। इनमें से आधे से अधिक स्वर्गीय आदरणीय भी नष्ट हो गए होंगे। नुकसान 10 दिव्य शहरों की गठबंधन सेना के पिछले हमले से कहीं अधिक था। उस समय दुनिया सचमुच अराजकता में होगी। जो विशेषज्ञ फॉर्चून मंडप में उपदेश सुन सकते थे, वे बाहर आने के बाद अक्सर अंदर आ जाते थे। इसलिए समय के साथ फॉर्चून मंडप में उपदेश रहस्य की परत में डूब गया। स्वर्गीय गुरुओं के लिए सीधे अगले क्षेत्र में प्रवेश करने से अधिक आनंददायक कुछ भी नहीं था। ये जिवेन ने एक पल के लिए हिसाब लगाया। अब जब वह अंदर था छठे क्षेत्र में, जब विश्व वृक्ष फल पक जाएगा तो उसके लिए छठे क्षेत्र के शिखर तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। उस समय 7वां लोक उसके ठीक सामने होगा। एक बार जब उसने 7वें दायरे में कदम रखा, तो दुनिया में केवल कुछ ही लोग होंगे जो उसके साथ कुछ कर सकते थे। सर्वोच्च पैतृक प्रतीक के साथ मिलकर उसे वास्तव में किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उसके लिए यह इनाम उसे मिलने वाला सबसे अच्छा इनाम था। ये व्यर्थ नहीं था कि उसने इतनी मेहनत की थी। शुरुआती आश्चर्य के बाद सभी लोग तुरंत शांत हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस बार ये जिवेन का योगदान वास्तव में ये जिवेन की शिक्षाओं को सुनने के लिए फॉर्चून मंडप में प्रवेश करने के योग्य था। हालांकि क्योंकि फॉर्चून क्रिएशन हेवनली लॉर्ड लंबे समय के लिए चले गए थे, उन्होंने जो आत्मा छोड़ी थी वह कई बार उपदेश सुनने के बाद कमजोर और कमजोर हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में वह जितना अधिक उपदेश देगा, वह उतना ही कमजोर होगा। इसलिए उपदेश सत्रों की संख्या धीरे धीरे कम हो गई। यह उतना बार बार नहीं होता था जितना शुरुआत में होता था, इसलिए ऐसे अवसर और अधिक मूल्यवान होते जा रहे थे। ठीक है, इस मामले के अलावा इसके बाद के परिणामों से निपटने का मामला भी है। मैं मूल रूप से मून सिटी की लड़ाई के बाद ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट के लिए एक उम्मीदवार का चयन शुरू करना चाहता था। अब इस मामले को स्थगित करना होगा। मैंने किया है, इस मुद्दे पर विचार करने से पहले मून सिटी का पुनर्निर्माण करें। मध्य स्वर्गीय पूज्य ने भीड़ की ओर देखा। वह जानता था कि ऐसे कई लोग थे जो पूर्वी स्वर्गीय पूज्य का पद प्राप्त करने के लिए दृढ़ थे। लेकिन अब मून सिटी के पुनर्निर्माण के लिए रास्ता बनाने के लिए इन चीजों में देरी करनी पड़ी। यही इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात भी थी। मून सिटी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात शहर नहीं, बल्कि उसका स्थान था। ये संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में सबसे बड़ी खामी साबित हुई। केवल मून सिटी को खत्म करना पर्याप्त नहीं था। उन्हें मून सिटी की सुरक्षा का पुनर्निर्माण करना पड़ा ताकि संपूर्ण युद्ध क्षेत्र की सुरक्षा सामान्य स्थिति में वापस आ सके। कम से कम अन्य प्राचीन युगों द्वारा इसका शोषण नहीं किया जाएगा। अन्यथा मून सिटी को वापस लेने का कोई मतलब नहीं होगा। इस मामले के सामने और कुछ भी मायने नहीं रखता। विस्फोट से बची हुई ऊर्जा से छुटकारा पाना कोई आसान काम नहीं था। इसमें सभी स्वर्गीय आदरणीयों के सहयोग की आवश्यकता थी। 1 मिनट रुकिए, मुझे अभी भी कुछ कहना है। अंतरिक्ष समय स्वर्गीय पूज्य ने अचानक कहा। एक नए पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय को चुनने के अलावा हमें एक नए मून सिटी लॉर्ड को भी चुनना होगा। हम बिना नेता के ड्रैगन के एक समूह की तरह हैं। ये काम नहीं करेगा। क्या हम उसके दल बदल करने के बाद एक नया उम्मीदवार नहीं चुन सकते? कई लोगों की आंखें चमक उठी जब उन्होंने स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट को ये कहते हुए सुना, तो उन्हें अचानक याद आया कि वे न केवल पूर्वी हेवनली वेनेरेट के पद के लिए लड़ सकते थे, बल्कि वे उस खाली पद के लिए भी लड़ सकते थे जब मून सिटी लॉर्ड ने दल बदल कर लिया था। अतीत में पूर्वी स्वर्गीय पूज्य और मून सिटी लॉर्ड का पद शायद ही कभी 10 लाख वर्षों में एक बार भी खाली हुआ हो। यही कारण है कि स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट मध्य क्षेत्र के नायकों का नेतृत्व कर रहे थे और फॉर्चून गॉड राजवंश के लिए इतने वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें पदोन्नत नहीं किया जा सका था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां कोई रिक्त पद ही नहीं था। ये शीर्ष स्वर्गीय पूज्य इस संसार में लंबे समय तक जीवित रहे और अमर थे। सामान्य परिस्थितियों में सेवानिवृत्ति जैसी कोई चीज नहीं होती थी। जब तक वे युद्ध में नहीं मरते या कुछ और नहीं होता, उनके लिए पद खाली रहेगा। हालांकि ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी, इसलिए हर कोई पूर्वी स्वर्गीय पूज्य के पद के लिए संघर्ष कर रहा था। सफलतापूर्वक पद प्राप्त करने के लाभ बहुत अधिक थे। हालांकि किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि मिडिल हेवनली वेनेरेट के पद के लिए लड़ाई के दौरान घटनाओं की एक श्रृंखला घटित होगी। अंत में मून सिटी लॉर्ड ने दल बदल कर लिया था और एक अन्य पद खाली हो गया था। मून सिटी लॉर्ड की स्थिति मूल रूप से पूर्वी स्वर्गीय पूज्य से कम नहीं थी। हालांकि मून सिटी को मान्यता से परे बर्बाद कर दिया गया था। पिछले मून सिटी लॉर्ड के दल बदल के साथ मून सिटी के शेष विशेषज्ञों और अभिजात वर्ग पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। उनमें से एक समूह को समाप्त करना पड़ा। इसलिए यह अज्ञात था कि इसमें कितना समय लगेगा मून सिटी को उसके पूर्व गौरव पर वापस लाने के लिए। ये संभवतः लंबे समय तक 10 महान दिव्य शहरों में सबसे नीचे रहेगा। हालांकि स्काई सिटी 10 महान दिव्य शहरों में शीर्ष पर थी, अन्य शहर मूल रूप से बराबर थे। अब मून सिटी संभवतः लंबे समय तक निचले स्तर पर रहेगी। फिर भी मून सिटी लॉर्ड की स्थिति अभी भी बहुत आकर्षक थी। केवल उस स्तर पर अस्तित्व बनकर ही कोई फॉर्चून गॉड राजवंश के शिखर पर कुछ लोगों में से एक बन सकता है। मध्य स्वर्गीय पूज्य ने सबकी ओर देखा। हालांकि वे कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके चेहरे उत्सुकता से भरे हुए थे। जाहिर है वे मून सिटी लॉर्ड के पद में भी बहुत रुचि रखते थे। ठीक है, आप सही हैं। यह मामला खत्म होने और पूर्वी स्वर्गीय पूज्य के चुने जाने के बाद हम मून सिटी लॉर्ड के पद का भी चुनाव करेंगे। सक्षम और गुणी लोग इस पर कब्जा करेंगे, मध्य स्वर्गीय पूज्य ने कहा। उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। यह एक अपरिहार्य प्रवृत्ति थी, इसे कोई नहीं रोक सका। जब सभी ने मध्य स्वर्गीय पूज्य को ये कहते हुए सुना तो वे तुरंत उत्साहित हो गए। लड़ने के लिए एक और पद था। ठीक है, सब लोग नीचे जाओ, चलो एक साथ हमला करते हैं। अब हमारे अलावा सम्राट लॉर्ड्स भी बची हुई ऊर्जा को नहीं हटा सकते हैं, मध्य स्वर्गीय पूज्य ने आदेश दिया। मध्य स्वर्गीय भिक्षु एक के बाद एक उड़ान भरते हुए आगे बढ़े और मून सिटी की ओर उड़ने लगे। इस समय चंद्रमा के शहर में अनगिनत ऊर्जाएं अभी भी कंपन कर रही थी। यदि कोई उन्हें साफ न करे तो वे हमेशा के लिए मौजूद रह सकते हैं। ये ज़िवेन भी हेडफेस्ट में चली गई। मून सिटी की लड़ाई अंततः समाप्त हो गई थी। प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन मून सिटी की लड़ाई समाप्त हो गई थी, लेकिन इससे जो हंगामा हुआ वह तो बस शुरुआत थी। ये समाचार सबसे कम समय में 10 महान दिव्य नगरों तक पहुंच गया। हर कोई हैरान था। किसी पागल से पागल इंसान ने भी नहीं सोचा होगा कि हालात ऐसे हो जाएंगे। फॉर्चून गॉड राजवंश की ताकत और फॉर्चून यूनिवर्स मानचित्र के साथ मून सिटी पर विजय प्राप्त करने से पहले ये केवल समय की बात थी। फिर सवाल था कि उन्हें कितना नुकसान हुआ। यहाँ तक कि सबसे पागल व्यक्ति भी, भले ही फॉर्चून डिवाइन राजवंश 10 महान दिव्य शहरों के विशेषज्ञों से कितना असंतुष्ट था, उसने अनुमान लगाया कि वे फॉर्चून डिवाइन राजवंश के मुकाबले केवल 10वां हिस्सा मजबूत थे। फिर भी ये पहले से ही एक स्वर्ग विरोधी उपलब्धि थी। केवल प्राचीन युग के मून सिटी के विशेषज्ञ ही ऐसी उपलब्धि हासिल कर सकते थे। हालांकि ये केवल एक अनुमान था। हालांकि प्राचीन युग और फॉर्चून गॉड राजवंश के बीच एक अपूरणीय द्वेष था, फिर भी कई अन्य युग भी थे जो प्राचीन युग का हिस्सा थे। यदि प्राचीन युग और फॉर्चून गॉड राजवंश मृत्यु तक लड़े तो इससे केवल दूसरों को लाभ होगा। लेकिन जब युद्ध में अग्रिम पंक्ति से भारी नुकसान की खबरें आई तो हर कोई अवाक रह गया। इन नुकसानों में 10 दिव्य शहरों की सेनाएं भी शामिल थीं। हालांकि वे पिछली बार की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में थे जब लगभग हर परिवार शोक में था। पहला भारी झटका झेलने के बाद उन्हें एक और भारी नुकसान हुआ था।
इसने निस्संदेह 10 दिव्य शहरों को भारी दबाव में डाल दिया। पहले तो किसी ने इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की। ये हर किसी की उम्मीदों से बिल्कुल बाहर था। लेकिन जल्द ही अधिक विस्तृत युद्ध रिपोर्टें आ गईं। ये पता चला कि राक्षसी पथ युग ने मून सिटी में एक सरणी निर्माण को दफन कर दिया था। इसके आत्म विस्फोट के बाद जो सेना इस बार रवाना हुई थी उसने अपनी 1/3 सेना खो दी थी। ये संख्या उन विशेषज्ञों की संख्या से भी अधिक थी जिन्हें 10 दिव्य शहरों ने मूल युद्ध क्षेत्र के पिछले 100 मिलियन वर्षों में खो दिया था। शैतान युग द्वारा लगातार 2 बार हमला किए जाने और इतनी भारी क्षति झेलने के कारण 10 दिव्य शहरों के कई लोग धार्मिक आक्रोश से भर गए थे। वे क्रोधित हो गए और उन्होंने शैतान युग को सबक सिखाने की शपथ ली। हालांकि प्राचीन युग का सामना करते समय फॉर्चून गॉड राजवंश के पास ऊपरी हाथ नहीं था, ऐसा केवल संपूर्ण प्राचीन युग का सामना करने में था। यदि वे प्राचीन युग में से किसी एक का अकेले सामना करते तो फॉर्चून गॉड राजवंश को भारी लाभ होता। किसी भी प्राचीन युग का सामना करते हुए फॉर्चून गॉड राजवंश में उन्हें नष्ट करने की क्षमता थी। ऐसी परिस्थितियों में इस तथ्य से कि दोनों अभियानों को भारी नुकसान हुआ था, उन्हें डर नहीं लगा। पर इसके विपरीत इससे वे अत्यधिक क्रोधित हो गए। मून सिटी के पतन का राक्षसी युग से बहुत कुछ लेना देना था। पतन के बाद मून सिटी में अधिकांश जीवित प्राणियों का नरसंहार किया गया। दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। 10 महान दिव्य शहरों की रक्षात्मक पंक्ति की स्थापना के बाद से फॉर्चून दिव्य राजवंश को इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हुआ था। ये हमेशा प्राचीन युग की सेनाएं थी जो 10 दिव्य शहरों की रक्षात्मक पंक्ति से बुरी तरह पराजित हुई थी। फॉर्चून डिवाइन राजवंश को प्राचीन युग की सेनाओं को रोकने के लिए केवल एक छोटी सी कीमत चुकानी पड़ी, जिससे उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। यही कारण था कि फॉर्चून डिवाइन राजवंश प्राचीन युग की सेनाओं को आसानी से रोक सकता था। इस रक्षात्मक रेखा के बिना प्राचीन युग की सेनाएं किसी भी रक्षात्मक रेखा को आसानी से तोड़ सकती थी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि निचले स्तरों ने कितना शोर मचाया, 10 दिव्य शहरों के ऊपरी स्तर चुप रहे। राक्षसी युग से निपटना आसान नहीं था। यहाँ तक कि फॉर्चून यूनिवर्स मानचित्र वाला एक मध्य स्वर्गीय आदरणीय भी भूमि के एक टुकड़े पर कब्जा नहीं कर सकता था। राक्षसी युग को बलपूर्वक उखाड़ फेंकना असंभव नहीं था, लेकिन उन्हें जो कीमत चुकानी पड़ी वह बहुत अधिक थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद फॉर्चून डिवाइन राजवंश की ताकत को भारी नुकसान हुआ था। ये संभावना थी कि वे अब फॉर्चून वर्ल्ड को दबाने में सक्षम नहीं होंगे। फॉर्चून डिवाइन राजवंश दुनिया में अजेय था। ये फॉर्चून हेवनली मोनार्क की प्रतिष्ठा या फॉर्चून हेवनली मोनार्क की प्रतिष्ठा पर निर्भर नहीं था। यह अत्यधिक श्रेष्ठता पर निर्भर था। अब भारी नुकसान झेलने के बाद उनकी श्रेष्ठता इतनी स्पष्ट नहीं रह गई थी। यद्यपि 10 महान दिव्य शहरों और फॉर्चून दिव्य राजवंश की केंद्रीय सरकार के बीच कई संघर्ष थे और वे लंबे समय तक एक दूसरे के साथ मतभेद में थे, अंत में 10 महान दिव्य शहर और फॉर्चून दिव्य राजवंश की केंद्रीय सरकार दो थे एक ही सिक्के के पहलू, समान हित साझा करना। 10 महान दिव्य शहरों और फॉर्चून दिव्य राजवंश की केंद्रीय सरकार के बीच विवाद केवल इस बात का था कि किसे अधिक लाभ है। यदि फॉर्चून डिवाइन राजवंश संकट में पड़ गया तो वे इससे बेहतर नहीं होंगे। परेशान समय आह। हेवन सिटी के भीतर एक आह सुनाई दी। अन्य दिव्य नगरों के सिटी लॉर्ड्स ने भी आह भरी। आने वाले दिनों में उन्हें आतंक के साम्राज्य का अनुभव होना निश्चित था। बाहरी क्षेत्रों में भी हलचल रहेगी। उन्होंने फॉर्चून वर्ल्ड पर दोबारा नियंत्रण हासिल करने के विचार को कभी नहीं छोड़ा था। इस समय हालांकि सभी को उम्मीद थी कि इसके बाद कोई शांति नहीं होगी, अचानक परिवर्तन की गति अभी भी बहुत तेज थी। हालांकि मून सिटी की लड़ाई की युद्ध रिपोर्ट सील कर दी गई थी, ये जल्द ही फॉर्चून डिवाइन राजवंश तक पहुंच गई। जैसे ही यह खबर फैली, इसने तुरंत पूरे फॉर्चून वर्ल्ड में हंगामा मचा दिया। फॉर्चून डिवाइन राजवंश के मध्य क्षेत्र से ये तुरंत पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और पश्चिम क्षेत्रों में फैल गया। आमतौर पर फॉर्चून डिवाइन राजवंश के लिए इस तरह की खबर को दबाना आसान होगा,
लेकिन किसी अज्ञात कारण से ये खबर पूरे फॉर्चून डिवाइन राजवंश और यहाँ तक कि बाहरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गई। लगभग रात भर में हर कोई जानता था कि मून सिटी के खिलाफ धर्मयुद्ध में फॉर्चून डिवाइन राजवंश को भारी नुकसान हुआ था। 10 दिव्य शहरों के विपरीत, क्योंकि वे युद्ध के मैदान के करीब थे, वे सटीक जानकारी प्राप्त करने में सक्षम थे। वे ये भी जानते थे कि फॉर्चून डिवाइन राजवंश की केवल 1/3 सेना ही नष्ट हुई थी। हालांकि यह वास्तव में एक बहुत बड़ी क्षति थी और फॉर्चून डिवाइन राजवंश के लिए एक बड़ा झटका था, यह कोई आपदा नहीं थी। हालांकि जब ये खबर पूरे फॉर्चून वर्ल्ड में फैली तो ये पूरी तरह से बदल गया। फॉर्चून डिवाइन राजवंश की सेना के विनाश की खबर पहले ही जंगल की आग की तरह फैल गई थी। यदि यह सामान्य घटना होती तो शायद कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन पूरी सेना का विनाश बहुत भयानक था। इस बार फॉर्चून डिवाइन राजवंश अपने साथ बहुत सारे कुलीन वर्ग, उनकी आधी से अधिक सेनाएं लेकर आया था। यदि पूरी सेना को नष्ट कर दिया गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। रातों रात पूरा फॉर्चून डिवाइन राजवंश अफवाहों के समुद्र में गिर गया। कई लोग घबराहट और बेचैनी की स्थिति में आ गए। हालांकि फॉर्चून डिवाइन राजवंश अपरिहार्य था, इसे एक निश्चित सीमा के भीतर नियंत्रित किया गया था। फॉर्चून डिवाइन राजवंश की केंद्रीय सरकार के लिए ये लोगों की लड़ाइयां विषैले कीड़ों को पालने के समान थी। केवल निरंतर लड़ाइयों के माध्यम से जो बाहर खड़ा था वह न केवल विषैले कीड़ों का राजा बन सकता था, बल्कि ड्रैगन बनने के लिए भी चढ़ सकता था। यदि सारा संसार रुके हुए पानी के तालाब के समान होता तो संसार शीघ्र ही समाप्त हो जाता। अगर ये सिर्फ अफवाह होती तो कोई बड़ी बात नहीं होती। हालांकि स्थिति बहुत तेजी से बदल गई थी। एक ही रात में खबर फैल गई, फॉर्चून गॉड राजवंश पर हमला करने के लिए सभी दिशाओं से सेनाएं इकट्ठी हो गई थी। देखते ही देखते दुनिया युद्ध की आग में झुलस गई। यह एक सच्ची आपदा थी। अनगिनत संप्रदायों पर हमला किया गया और एक ही रात में कई बड़ी जनजातियों का सफाया कर दिया गया। अनगिनत प्रांत और काउंटी युद्ध की आग में झुलस गए। कई विदेशी डोमेन की सेनाएं फॉर्चून डिवाइन राजवंश की रक्षात्मक रेखा के माध्यम से फॉर्चून डिवाइन राजवंश के क्षेत्र में छलांग लगाने वाली मछली की तरह बह गई। इस समय फॉर्चून डिवाइन राजवंश की रक्षात्मक रेखा कागज के टुकड़े की तरह थी, जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता था। हालांकि अधिकांश विशेषज्ञों को मध्य स्वर्गीय आदरणीयों द्वारा ले जाया गया था, कोई भी विदेशी आक्रमणकारियों की इस लहर के आतंक की कल्पना कर सकता था। इसकी तुलना में फॉर्चून डिवाइन कैपिटल को घेरने का पिछला ऑपरेशन एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था। फॉर्चून डिवाइन राजवंश ने फॉर्चून वर्ल्ड की आध्यात्मिक ऊर्जा पर कब्जा कर लिया था और यह सबसे समृद्ध स्थान था। ये हमेशा कई विदेशी शाही परिवारों का लक्ष्य रहा था और अब वे फॉर्चून डिवाइन कैपिटल पर बेईमानी से हमला कर रहे थे। फॉर्चून डिवाइन राजवंश के क्षेत्र में अंतहीन हत्या, लूटपाट और युद्ध की लपटें भड़क उठी। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए अनगिनत फॉर्चून डिवाइन राजवंश के कृषक, किसान और विभिन्न जनजातियां इन विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ने के लिए बहादुरी से आगे बढ़ी। हालांकि मध्य स्वर्गीय आदरणीयों ने बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को हटा लिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि फॉर्चून दिव्य राजवंश का क्षेत्र एक भी झटका नहीं झेल सकता था। आखिरकार फॉर्चून डिवाइन राजवंश के पास अपनी सभी सेनाओं को नियंत्रित करने के साधन नहीं थे। सभी प्रकार के बड़े संप्रदाय और शक्तिशाली जनजातियां विरोध के लिए उठ खड़ी हुई, क्योंकि यह लाभ के लिए लड़ने का समय नहीं था। उनके पास अभी भी एक बैकअप योजना हो सकती थी, लेकिन यह अस्तित्व के लिए थी। मौत के सामने फायदे के लिए लड़ना एक मजाक था। इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। पूर्वी क्षेत्र की भूमि के ऊपर आकाश में अनगिनत दरारें दिखाई दी। अंतहीन सेनाएं और लोहे के खुर फॉर्चून डिवाइन राजवंश के क्षेत्र की ओर सरपट दौड़ पड़े। यद्यपि फॉर्चून डिवाइन राजवंश के बड़े संप्रदाय और परिवार युद्ध के इस स्तर के सामने विरोध करने के लिए उठे, लेकिन उनके पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। एक एक करके उनका उल्लंघन किया गया। इस समय फॉर्चून डिवाइन राजवंश की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। फॉर्चून डिवाइन राजवंश के मूल के बिना संपूर्ण फॉर्चून डिवाइन राजवंश की ताकत ढीली रेत की प्लेट की तरह थी,
जो एक भी झटका झेलने में असमर्थ थी और विदेशी आक्रमणकारियों को रोकने में असमर्थ थी। मूल रूप से फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश में सम्राटों वाले बड़े संप्रदायों और परिवारों को माउंट ताई के समान स्थिर कहा जा सकता था। सामान्य परिस्थितियों में सम्राट पहले से ही चरम दाव स्वामी थे और उन्हें मारना बहुत मुश्किल था। इन संप्रदायों और कुलों का इतिहास आमतौर पर लाखों वर्षों या यहाँ तक कि लाखों वर्षों का होता है। ये बहुत सामान्य था, यहाँ तक कि फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश के आंतरिक संघर्ष में भी वह माउंट ताई की तरह स्थिर रह सकता था। हालांकि वह उन महाशक्तियों जितना शक्तिशाली नहीं था जिनकी देखरेख एम्पायरियन करते थे। वह सीधे स्वर्ग तक पहुंच सकता था और फॉर्च्यून दिव्य राजवंश के उच्च सोपानों के साथ संवाद कर सकता था, लेकिन ये पर्याप्त था। हालांकि ये राक्षस जो सैकड़ों लाखों वर्षों तक फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश के विभिन्न डोमेन में खड़े थे, अनगिनत लोगों में भय पैदा कर रहे थे, कुछ ही सेकंड में गिर गए थे। भले ही इस विश्व विनाशक युद्ध ने संप्रदायों और परिवारों के पुराने पुरावशेषों और पूर्वजों को चिंतित कर दिया हो, जो विश्व विनाशकारी गति के साथ आए विदेशी आक्रमणकारियों का सामना कर रहे थे, वे उन्हें रोक नहीं सके। यहाँ तक कि शाही सम्राट क्षेत्र के कुलपतियों को भी तुरंत एक बड़े हाथ से पकड़ लिया जाता था जो कहीं से भी आता था, और जैसे ही वे ऊपर उड़ते थे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते थे। विदेशी क्षेत्रों में स्वर्गीय आदरणीय लोगों ने युद्ध में सेना का अनुसरण किया। प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।